हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ट्यूटर एमएससी क्लासेस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम आप लोग के पास हो रहा होगा। मेरा नाम अमरीश श्रीवास्तव है और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्लासेस के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10 CBSE NCERT का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है और उसका 4.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो 4.2 में हमारे 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो विल ट्राई टू कवर इन एंटायर वीडियो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये 4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हमारे पहले 2 वीडियोज हैं, आप प्लीज चैनल में जाके देख लेना, ठीक है। हमारे पहले 2 वीडियोज में हमने एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा के रखे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक का 10 CBSE का क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। 2 नंबर हमको फाइंड आउट करना है, दोनों नंबर का जो सम होगा वो 27 होगा, गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स विल बी 182। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, let one number be x, so second number क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब 27 माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास और तुम्हारे पास में जो पैसा है, सपोज हमारे पास में कुछ अमाउंट है, दोनों के अमाउंट का सम 20 रुपीज है, ठीक है। तो 20 रुपीज है और मैंने बोला मेरे पास 15 रुपीज है, तो तुम्हारे पास कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ। 20 रुपीज दोनों के मिला के है, मेरे पास 15 रुपए, तुम्हारे पास कितना होगा 5 रुपए, 5 रुपीज। कैसे, 20 माइनस 15 है ना। वैसे ही दोनों नंबर का सम कितना है 27 है, एक नंबर x हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स विल बी, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर विल बी 182। कितना होगा 182। तो अब एक नंबर x है, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 182। तो x मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स विल बी 182। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं बच्चों, इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, जो भी कंडीशन गिवन होता है उसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं, इक्वेशन बन जाता है। सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला, इसलिए बोला क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज 182। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक नंबर है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आना चाहिए 182। तो 182 से हमने इक्वेट कर दिया है। अब ये हो गया इक्वेशन। अब हमको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए बाहर वाली जो वैल्यूज है उससे अंदर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाई 27 विल बी 27x, और ये प्लस x माइनस x, तो प्लस माइनस माइनस, और x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। क्लियर है, 182, ठीक है। अब हम इसको और चेंज करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया 182 को, जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो 182 पॉजिटिव था, इधर आके माइनस हो गया। अब अपने को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब x स्क्वायर वाला टर्म पहले होगा, तो x स्क्वायर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। फिर उसके बाद x वाला टर्म होगा तो प्लस 27x माइनस 182, है ना। कुछ बच्चे होंगे, बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट होंगे जो समझेंगे कि सर यहाँ पे 27x है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो क्या है, तो पहले कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए हम पॉजिटिव x लिखें, ठीक है, पॉजिटिव 27x। अब क्या होता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, अगर पहले माइनस लगा होता है तो माइनस कॉमन ले लेंगे सारे वैल्यूज में। तो माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182
इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने का मतलब माइनस से हर टर्म में डिवीजन करना, तो जो भी साइन अंदर रहेगा ना सारा चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। समझ में आ रहा है? अब ये जो माइनस साइन हमने कॉमन लिया है ना, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो दिस साइन इज मल्टीप्लाइड इन दिस, ये साइन इसमें मल्टीप्लाइड है, तो ये साइन जब इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, किसमें डिवाइड होगा? 0 में डिवाइड होगा। तो 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है आंसर? क्लियर है ना? 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस किधर गया? 0 में डिवाइड होके खत्म हो गया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? 182 को फैक्टराइज करेंगे जैसा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे। आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरा इसके पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन कराया है उसमें बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन किया है, तो उसको देख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ। तो 182 को हम क्या करेंगे? अब AC निकालते हैं, तो A की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है और C की वैल्यू 182 है, तो AC भी 1 मल्टीप्लाई बाई 182 विल बी 182। तो 182 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग। कैसे फैक्टराइज करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 7 से, अब देखो 91 क्या है, किससे जाएगा? 2 से तो जाने वाला है नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टर्स है 2 7 एंड 13। मैंने क्या बताया था पहले वाले वीडियो में कि हम लोग इसको इस तरह से अरेंज करेंगे दो फैक्टर्स में कि दोनों फैक्टर का सम कितना हो जाए? 27 हो जाए। तो देखो 2 7 जा 14, तो ये 14 हो गया और ये 13 अकेला है ही है 13। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 13 विल बी 182 और 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 27। होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। और ये वाला पार्ट अगर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर वीडियो में मैं फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, पहले वाले वीडियो में आप देख लेना प्लीज। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 13, तो अब 14 मल्टीप्लाई बाई 13 182 होगा, 14 प्लस 13 कितना होगा? 27 होगा। तो अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम लोग। तो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 और ये एक्स 182, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। अब दोनों माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बाहर माइनस लगा है तो अंदर के साइन को चेंज कर देगा। प्लस है, प्लस 14 है तो माइनस 14 और प्लस 13 है तो माइनस 13। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? कॉमन लेंगे। इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है? यहाँ पे 14 है, यहाँ पे तो कुछ नंबर है ही नहीं है, तो 40 कुछ नंबर कॉमन होगा नहीं। कॉमन होगा क्या? केवल x। तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 14। और यहाँ पे क्या कॉमन होगा? यहाँ पे माइनस 13 है और यहाँ पे भी 13 है। 13 क्यों है? क्योंकि 182 क्या है? 182 14 मल्टीप्लाई बाई 13 ही तो है। अभी तो हमने यहाँ पे फैक्टर्स किए थे उसके। क्लियर है बात? 182 क्या है? 14 मल्टीप्लाई बाई 13 है। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 13 है, इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 14 बचेगा। तो इसीलिए माइनस 13 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा पॉजिटिव x और यहाँ बच जाएगा नेगेटिव 14। क्यों? क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लिया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा। जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस 13x था तो प्लस x बचा और प्लस 182 था तो माइनस 14 बचा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को? अब ये दो टर्म्स को आप चेक करो, ये दो टर्म, ये टर्म और ये टर्म। तो ये दोनों टर्म्स में यहाँ पे भी 1x माइनस 14 है और यहाँ पे भी x माइनस 14 है, तो वी विल टेक x माइनस 14 कॉमन। तो क्या बचेगा? x माइनस 13। यहां से कॉमन लिया x माइनस 14, तो यहां पे x बचा और यहां से भी बाहर आ गया तो यहां पे बचा माइनस 13। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। तो हमने फैक्टराइजेशन तो कर दिया, इसका क्या कर दिया हमने? फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हमको क्या करना? वैल्यू निकालना है x की। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, एक ब्रैकेट को, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस 14। और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। एंड प्लीज यार एक चीज बता दो आप लोग को कि हम लोग कर रहे हैं इसको, तो कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक होना
तो उसको माइंड मत करना, उसको करेक्ट मान के मत चलना, आप लोग भी अपना कॉमन सेंस यूज करना, क्योंकि हम लोग जब इतना सारा करते हैं तो हो सकता है कहीं पे भी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं करेक्ट कर लूँगा। वैसे मैं ध्यान रख रहा हूँ कि कहीं गलती ना हो, बट मैं ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को दोबारा देखता नहीं हूँ, एक बार मैंने कर दिया तो फिर उसको बार बार चेक नहीं करता। तो आप लोग को अगर कोई प्लस माइनस का मिस्टेक लगे या कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक लगे तो प्लीज़ लेट मी नो। मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, आपका अप्रोच क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस देख के हमको अप्रोच करना है, डरना हमको नहीं है, हमको कैसे क्वेश्चंस देख के हमको समझना है, कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे सोचना है हमको, क्योंकि पर्पस इज नॉट ओनली टू गेट गुड मार्क्स, पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बिकॉज एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यही सारे क्वेश्चंस, यही सारे कॉन्सेप्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के देने हैं, और जब आप उसके लिए प्रिपेयर अगर नहीं हो पा रहे हो तो अच्छे ग्रेड लाके, अच्छे मार्क्स लाके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे कि इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किसी भी बोर्ड का कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के पूछ दे तो आई शुड एबल टू क्रैक इट, ठीक है। तो ये चीज जब दिमाग में जाएगा ना बच्चों, तो आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे, और जब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे तो मैथमेटिक्स बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, बिकॉज ये लॉजिकल है। हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा कि उसका, अब एग्जाम्पल के तौर पे अकबर के पापा का नाम क्या था? हुमायूं था, पिताजी का नाम, अब्बा का नाम, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता है ना, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब तुम आके बोलोगे सर हुमायूं क्यों था, बाबर क्यों नहीं था, तो ये मेरे पास में कोई आंसर नहीं होगा भाई, जो नाम है वो नाम है। लेकिन मैथमेटिक्स में लॉजिक है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक समझ में आ गया तो देखो एक छोटा से क्वेश्चन को इतना बड़ा एक्सपैंड कर दिया हमने, और नहीं समझ में आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से लॉजिक समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो x की दो वैल्यूज आ गए, 14 और 13, तो मतलब दोनों नंबर्स क्या हो गए, बोथ द नंबर्स आर 14 एंड 13, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। ओके, इसको रब कर देता हूं मैं, आप लोग वीडियो को पॉज वगैरह करके इसको नोट कर लेना, अगर नोट करना होगा तो। हम लोग करने वाले हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो वर्ड्स पे ध्यान देना, टू कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। मतलब अगर मैंने ये बोला कि 4 का कंसेक्यूटिव क्या है तो तुम बोलोगे 5। मैंने बोला 57 का कंसेक्यूटिव क्या है, तुम बोलोगे 58, है ना। मैं बोलूंगा 99 का कंसेक्यूटिव क्या है, तुम बोलोगे 100। मतलब उसका नेक्स्ट नंबर, समझ में आ रहा है। तो कंसेक्यूटिव नंबर मिल कैसे रहा है, उसमें 1 ऐड करने पे। तो अगर मैंने बोला कि x से अगर एक नंबर है तो उसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर x + 1, बिकॉज x की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 3, सम ऑफ हुज स्क्वायर, ठीक है, जिसके स्क्वायर का सम 365 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। लेट फर्स्ट नंबर बी x, सो सेकेंड नंबर, मतलब सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x + 1। ये क्लियर हो गया। एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इन नंबर्स का स्क्वायर का सम 365 है। तो लिख देंगे सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो x का स्क्वायर और फिर x + 1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 365। बुक में दिया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो पहले स्क्वायर कर दिया दोनों नंबर का, उसका सम निकाल लिया और वो किसके इक्वल हो गया, 365। तो जो जो चीजें गिवन है बेटा, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ट्रांसलेट किया है। आप लोगों को भी ट्रांसलेट करके मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है, और आपका इक्वेशन बन गया। और एक बार इक्वेशन बन गया तो कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने बताया था फैक्टराइजेशन का, वो आप लोग को आता है। अब जैसे इसको ब्रेक कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना, ये x + 1 का होल स्क्वायर है। तो ये जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो इस 7th 8th में आपने सीखा होगा a + b द होल स्क्वायर। क्या सीखा होगा, a + b द होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b²।
मेरे क्लास में बच्चों मैं ना हमेशा वो जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जो पुराने कॉन्सेप्ट है, पुराने का मतलब जो 7th में सीखा है, 6th में सीखा है, 8th में सीखा है, 9th में सीखा है, वो क्वेश्चन में आ जाता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार एक्सप्लेन करने से फायदा क्या होगा, कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसको वो चीज अच्छे से सीखा नहीं था वो टाइम पे, बट नाउ ही इज इंटरेस्टेड टू लर्न मैथमेटिक्स, तो वो बच्चा अभी तो सीख लेगा सारा चीज जो मैं बता रहा हूँ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ये उसको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा एंड वहीं से उसका इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा वो डेविएट होने लगता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको हर एक चीज आनी चाहिए। तो मैं एक बार तो बता दूंगा ताकि जो जिन बच्चों ने उन क्लासेस में मिस किए हैं पुराने क्लासेस में उनको भी क्लियर हो जाए, और जिन्होंने अच्छे से किया उसके लिए वेरी गुड। तो a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो है ना एक्सप्रेशन बेटा, ये इस फॉर्म से ब्रेक होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम इस पे, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्स स्क्वायर तो इंडिविजुअल अकेला है बेचारा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे a कितना है, x है, b कितना है, 1 है, तो ये फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b, सो 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 1। क्लियर है? प्लस b स्क्वायर, b का मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये इतना आप 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक्सपैंड नहीं करोगे, मैं आपको समझाने के लिए ये लिखा हूं, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर, अच्छा ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा, 2x इंटू 1 तो 2x ही होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब 365 इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। ये 1-2 स्टेप का क्वेश्चन है मेरे लिए, बट आपको बोर्ड में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब यहां माइनस 365 है प्लस 365 है, तो आंसर क्या होगा, माइनस 364, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखोगे तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, तो वी कैन टेक कॉमन 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। मतलब क्या किया हमने 2 कॉमन लिया, मतलब 2 से डिवीजन कर दिया तीनों टर्म में, तो ये कट गया 2, ये कट गया 2, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचा 182। दिस 2 विल डिवाइड इन 0, ठीक है, बिकॉज 2 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में 2 से डिवीजन करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब अगेन वी गॉट 182, ठीक है, तो 182 को फैक्टर फिर से करना है, लास्ट क्वेश्चन पे भी 182 आया था, 182 को फैक्टर करना है, बट यहाँ पे माइनस साइन है बेटा, ध्यान देना, माइनस साइन मैंने बताया था पहले वीडियो में कि माइनस साइन रहेगा मतलब डिफरेंस, जो फैक्टर्स होंगे उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हमारा मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म मतलब x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 182 का फैक्टराइज ऐसा करेंगे जिसका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 182 को फैक्टराइज करेंगे तो वही 2 कितना 2 9 2 अभी लास्ट में किया था ना हम लोगों ने, लास्ट सम में, फिर किससे किया था, मैं 7 से किया था, तो कितना आया था 13 आया था, और 13 तो बन जाए। तो देखो अगेन 14, 2 7 जा 14 इंटू 13, तो 14 इंटू 13 तो 182 होगा, और 14 माइनस 13 भी क्या होगा, 1 होगा, तो हमारा काम यहीं से चल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182, मतलब बेटा जहां पे x का कोएफिशिएंट 1 था ना, अभी भी मैंने 1 ही लिखा है, क्योंकि 14 माइनस 13 की वैल्यू तो 1 ही आएगी, बट ये जो रूल है, जो फैक्टराइजेशन का रूल है मिडिल टर्म स्प्लिट से, वो क्या कहता है कि जो थर्ड टर्म है ac की जो वैल्यू आती है उसको ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि उसके फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है, मिडिल टर्म है, तो फैक्टर्स का डिफरेंस मिडिल टर्म आया, बराबर है, इस हिसाब से। तो एक्स स्क्वायर, अभी इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14। अगेन माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। 14 क्यों है, बिकॉज 13 से 182 में डिवाइड करेंगे तो 14 ही आंसर आता है। अब यहाँ भी x प्लस 14 है, यहाँ भी x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे हम लोग,
तो क्या बचेगा, इस जगह से x प्लस 14 निकल गया तो यहाँ पे x बचा, और इस जगह से x प्लस 14 बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 13 बचा। कोई दिक्कत? अब क्या होगा, अगेन वी विल कंपेयर दिस विद 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -14, ठीक है। अब x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 से कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 13। क्वेश्चन क्या कह रहा था, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा था, तो x की वैल्यू नेगेटिव हम कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गया तो हम बोलेंगे, ठीक है, सिंस इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर सो वी विल नॉट कंसीडर -14, वी विल कंसीडर 13। तो x को 13 मान के चलेंगे हम लोग, तो वन नंबर विल बी 13 एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1, क्योंकि सेकेंड नंबर क्या है जूम किया x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो 13 एंड 14 दीज आर टू नंबर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ध्यान से? तो ये पूरा क्वेश्चन आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है, और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताना, कोशिश करूंगा कमेंट में भी आंसर करने का, और विल ट्राई टू सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो, या फिर उस तरह के क्वेश्चंस के लिए, उस तरह के डाउट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब बचा है इसमें दो क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है, तो वो दोनों भी कर लेंगे, तो आज का हमारा पढ़ाई कंप्लीट। प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, मेरी गारंटी है मेरे क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, दैट्स आई एम श्योर, बिकॉज मैं बहुत बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करता हूँ, तो समझ में तो आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये होगा कि समझने के बाद में हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमको सब कुछ आ गया अभी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। आप उसको जाके दोबारा से घर पे सॉल्व करना और लिखना जरूर, डोंट टेक स्क्रीनशॉट एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज हमारा जो सेंसर होता है ना बेटा, आईज होता है, आंख क्यों होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई ऐसे इंसान को जिसको बहुत साल पहले मिले, 4-5 साल पहले मिले होगे कहीं किसी सिटी में, और उसका नाम वगैरह पूछा होगा, एक कन्वर्सेशन हुई रहेगी 5-10 मिनट की, और वही आदमी ना कहीं पे आपको मार्केट में मिल जाए आज के डेट में, ठीक है, ये सबके लाइफ में हुआ रहेगा, तो आप क्या बोलोगे उसको, आपको कहीं देखा है बट आपका नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यू कैन रिकॉग्नाइज हर और ठीक है, लड़की हो या लड़का हो जो भी है, उसका चेहरा आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे, याद आ जाएगा आपको चेहरा कि हाँ यार इसको तो देखा है मैंने, कहाँ देखा है वो एग्जैक्टली हो सकता ना याद है, लेकिन देखा है उसको, बट उसका नाम नहीं याद आएगा। और इसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, मेरे जैसी नहीं होगी, उसको नाम भी याद आ जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि नाम याद नहीं आता, बिकॉज नाम हम सुनते हैं कानों से, और जो चेहरा होता है हम देखते हैं, तो जो हमारा आईज होता है ना बेटा, ये बहुत ही स्ट्रांग सेंसेस होता है, जो चीज हम आंखों से देखते हैं वो चीज हम जल्दी नहीं भूलते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस जब हम करते हैं, जब अपने हाथों से लिखते हैं अपने नोटबुक्स पे, तो वो चीजें हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती है, तो उस चीज को भूलने का चांसेस बहुत कम होता है। एक्सपेक्ट कि मेरा लेक्चर आप कहानी की तरफ तो सुन रहे हो, याद तो हो रहा है, लेकिन चूंकि कानों से सुन रहे हो तो भूलोगे, तो आंख से देखो और उसी मतलब उस प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस करते हो, लिखते हो, देखते हो ना, तो आपका सेंसेस और स्ट्रांगली उसको कैप्चर करता है, आप भूलोगे नहीं। ये ट्रिक आजमा के देखो, बहुत काम देगा। ये आपको जो लर्निंग सब्जेक्ट है ना, उसको भी लर्न करने के बाद में एक बार 2 बार उसको लिखो अपने हैंड राइटिंग में, 100% है वो आप बहुत देर बाद भूलोगे या फिर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं, पहले आप लोग जुड़ो मेरे से, तो धीरे धीरे बातें करेंगे ना। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है, ये हमने पढ़ा होगा 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में, कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। ट्राइंगल का वो एंगल, जैसे मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया ए बी सी, जिसमें राइट एंगल है बी, मतलब ये 90 डिग्री है, तो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के सामने वाला होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये जो होता है बेस, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड बोलते हैं।
या फिर क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। अब इसको और मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना समझ लो कि ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट भी होता है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर मैंने बेस को एज्यूम कर लिया x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 होगा कि नहीं होगा। इस एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस तो पता ही नहीं अपने को, है ना। तो पहले तो बेस एज्यूम करो, तो बेस हमने एज्यूम कर लिया x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7, ठीक है। अब कह रहा है इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, तो बाकी के साइड्स बताओ। तो अब यहां पे लगेगा कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। मेरे ख्याल से 9th में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ने वाले होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, 8th में भी है सीबीएसई में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है। सो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। सो हम पहले तो एज्यूम करेंगे लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x, यूनिट है ना, यूनिट लिख देते हैं, सेंटीमीटर मीटर जो भी रहेगा कंसीडर कर लेंगे। तो लेट x यूनिट, सो इट्स एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से, तो x माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का स्पेलिंग गलत होगा तो प्लीज एक्सक्यूज मी, पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज मैंने स्पेलिंग पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा, यहाँ पे 13 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या है, बेस स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा हमारा x और x माइनस 7 द होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एक्सपैंड करेंगे तो a माइनस बी तो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169, ये x स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 7 14x प्लस b स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर 49, क्लियर है। अब इसको एक साइड में लिख दो, अब ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, क्लियर है। और ये माइनस 14x इधर जाएगा तो प्लस 14x, प्लस 49 इधर आएगा तो माइनस 49, और ये ऑलरेडी इधर है 169, तो इसको इधर ही रहने दो। तो हमने क्या किया, हमने सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा बेटा, 0। हमने सारे वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो राइट हैंड साइड में 0 बचेगा, क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 14x जाएगा तो प्लस 14x, प्लस 49 माइनस 49, सिंस ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में था 169, तो ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव रहेगा, एंड जो कि सारी वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट हो गई तो राइट में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर, अब देखो प्लस 14x, यहाँ पे माइनस 49 प्लस 169 कितना बचेगा, 120 बचेगा। एज यू कैन सी दैट, क्या दिख रहा है आप लोग को कि हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60, क्योंकि जब माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं तो माइनस 2 से हम डिवीजन कर रहे हैं सारे टर्म्स में, तो 2x स्क्वायर में जब डिवीजन होगा माइनस 2x स्क्वायर में तो माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस से माइनस डिवाइड होगा तो माइनस बचेगा, एंड 2 7 जा 14 7x, और प्लस से डिवाइड, प्लस में माइनस से डिवाइड होगा तो माइनस बचेगा, एंड 2 से डिवाइड होगा 120 में तो 60 बचेगा। फिर आंसर इज, अब ये माइनस 2 का क्या होगा, माइनस 2 इधर चला जाएगा 0 में, है ना, 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 में डिवाइड हो जाएगा, देन आंसर विल बी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 विल बी 0, तो वो खत्म हो गया।
अब क्या करेंगे, ये 60 है मतलब -60 है, तो -60 का मतलब 60 का ऐसा फैक्टराइज करो जिसका डिफरेंस क्या है 7 आए। डिफरेंस क्यों, बिकॉज ये -60 है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डिफरेंस। तो 60 को फैक्टराइज करने का बहुत सारा रूल है, 30 इंटू 2, 15 इंटू 4 है ना। लेकिन 30 इंटू 2, तो 30 इंटू 2 60 तो होता है, बट 30 -2 क्या 7 होगा क्या, नहीं होगा। 15 इंटू 4 60 होगा, 15 चौक को 60, 15 माइनस इंटू 4, 15 4 जा 60, बट 15 माइनस 4 7 होगा क्या, नहीं। तो मिडिल टर्म भी आना चाहिए, तो और क्या चेक करेंगे हम लोग, 12 इंटू 5, 12 5 जा 60, और 12 माइनस 5 7 होगा क्या, यस होगा। तो वी विल टेक 12 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो क्या है, जहां पे 7 है, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या लिख दिया 12 माइनस 5, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर था और उसका डिफरेंस भी 7 आ रहा था। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये अच्छे समझ में नहीं आया तो पहला वीडियो देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ब्रैकेट ओपन किया, अंदर का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है। और x दोनों में आ जाएगा बिकॉज x मल्टीप्लाइड है दोनों में। अब इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, तो x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं 5, तो x माइनस 12 हो जाएगा। अब 5 कॉमन लिया, मतलब 5 से डिवाइड किया 5x में तो x आएगा, और 5 से डिवाइड किया 60 में तो क्या आएगा 12 आएगा। कॉमन लेने का मतलब डिवीजन करना होता है, ये मैं बार बार बता रहा हूं। अब यहां पे भी x माइनस 12 है, यहां पे भी x माइनस 12 है, तो x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे हम लोग, है ना। तो ये वाले टर्म से x माइनस 12 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा x, और इस टर्म से x माइनस 12 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 5। तो वी गॉट फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका फैक्टर से आ गया, क्लियर है। अब यहां से सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, x माइनस 12 को हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, और x प्लस 5 को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -5। क्या करते हैं हम लोग, जो फैक्टर्स होता है बेटा, फैक्टर्स को बारी बारी से 0 से इक्वेट करते हैं, एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x। एंड मैंने पहले ही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका, तो इसके रूट्स 2 आएंगे, मतलब इसकी वैल्यूज क्या आएंगी 2 आएंगे। अब हमको x एज्यूम क्या किया था, एज्यूम हमने किया था x को राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, और बेस मतलब डिस्टेंस हो गया ना, है ना, ट्राइंगल का ये वैल्यू क्या है, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी टेकन इन नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देंगे, हम क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो बेस कितना हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा 12 यूनिट, और आपका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, क्यों, क्योंकि x माइनस 7 था और x की वैल्यू 12 है, तो 12 माइनस 7 दैट इज 5 यूनिट। ऑलवेज रिमेंबर वर्ड प्रॉब्लम्स में आंसर्स भी वर्ड्स में देते हैं, ठीक है। जब हम x की वैल्यू आके छोड़ेंगे नहीं, x की वैल्यू लाने के बाद में हम लोग वापस से इसको लिखेंगे जरूर, जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में उसको वर्ड के फॉर्म में जरूर लिखेंगे, ताकि अच्छे से प्रेजेंट हो सके। बिकॉज हम लोग देखो क्या होता है कि हम 1 साल पढ़ाई करते हैं और उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन पूरा प्रेजेंटेशन हम पूरा 2.5 या 3 घंटे के पेपर में करते हैं, और वहां पे आपका चेहरा नहीं दिखता है, आपका इंप्रेशन क्या होता है, आपका जो नोट्स होता है जो आप लिखे होते हैं 3 घंटे में। तो आप जितने अच्छे से लिखोगे, जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे एग्जामिनर के ऊपर, उतना पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, और कहीं सिली मिस्टेक वगैरह हुई हो गया तो शायद इग्नोर हो जाए, शायद, क्योंकि आपने बाकी क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट किया। चलो 5th क्वेश्चन हो गया, अभी करते हैं 6th क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके लिख लेना, और कहीं पे भी मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में। मैं कभी 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, एंड आई नेवर क्लेम दैट कि आई एम द परफेक्ट टीचर, क्योंकि नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। आज भी सीखता हूँ बच्चों, कुछ लोग आप बताओगे ना, मैं भी सीखूंगा, और कभी भी, और तुम लोग भी कभी घमंड मत करना, बिकॉज मैथमेटिक्स बहुत वास्ट है, कोई भी सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, और पूरी जिंदगी बहुत छोटी है सीखने के लिए। तो हमेशा सीखते रहो, लर्निंग एटीट्यूड से हमेशा काम करते रहो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री, 6th क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था दैट वाज ट्वाइस
ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे प्लस 3, मतलब इट वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and cost of each article. तो मैंने जैसे पहले बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो चीज गिवन होता है वो हमको फाइंड आउट करना होता है. तो गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे. एंड जो चीज पूछा गया होता है, ठीक है, वो चीज हम एज्यूम कर लेते हैं. तो पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ उस दिन कितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ. तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स. हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है, हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना आप लोग को? गंदा है मालूम है, लेकिन समझ में आया तो ठीक है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. तो दैट डे कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है? x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, हमने एज्यूम कर लिया. उसका ट्वाइस का मतलब 2x, उससे 3 ज्यादा मतलब प्लस 3. बहुत सिंपल है, केवल आपको वर्ड्स को ट्रांसलेट करके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, बस दैट्स इट. क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा है बट है बहुत इजी. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल विल बी 2x प्लस 3. क्लियर है? तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में 20 आर्टिकल बन रहे हैं, 20 सम खिलौने बन रहे हैं, टॉयज बन रहे हैं, और एक खिलौने का कॉस्ट है 5 रुपया. तो 20 का कितना होगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 5, 100. तो क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं. तो एक आर्टिकल हमारे इस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है? x आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का 2x प्लस 3 है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3. आ रहा है समझ में? x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3. और ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. हमारा मतलब जो एज्यूम्ड वैल्यू है उससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3. बट बुक में गिवन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90 रुपीज. तो एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हो नहीं सकता है, सेम ही होगा. सेम होगा मतलब इक्वेट करेंगे, मतलब जो हमारी वैल्यू आई है और जो बुक में वैल्यू गिवन है दोनों इक्वल है, इसलिए हमने इक्वेट कर दिया. क्लियर है? हमारी वैल्यू क्यों आई है, कैसे आई है? हमने जो क्वेश्चंस जो कंडीशंस गिवन है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे x और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, क्योंकि बोला था कि ट्वाइस और 3 ज्यादा है, तो 2x प्लस 3. तो कितना हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपस में, मल्टीप्लाई करेंगे और वो 90 के इक्वल होगा. क्लियर है? अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई और सॉल्व कर लेते हैं. x मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर और 3x इज इक्वल टू 90. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? क्योंकि ये 90 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो प्लस का माइनस हो गया. अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे. फैक्टराइज करने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे 90 को. 90 देखो 90 माइनस में है, मतलब 90 को ऐसा फैक्टराइज करो जिसका डिफरेंस क्या है? मिडिल टर्म आ जाए. एंड यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है? 3 है. तो 90 को कैसे फैक्टराइज करेंगे इसका मिडिल टर्म 3 आ जाए? तो 90 को कैसे करेंगे? 15 6 जा 90. बोलो बोलो. अच्छा आई एम सो सॉरी 90 नहीं, हम लोग AC निकालते हैं ना बच्चों, AC. तो A यहाँ पे क्या है? 2 है और C क्या है? 90. तो AC कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 90 दैट इज माइनस 180, है ना, बिकॉज ये माइनस साइन भी है तो माइनस 180. सो 180 का ऐसा फैक्टर्स करेंगे जिसका डिफरेंस 3 है ना. 180 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका क्या है? डिफरेंस 3 है. डिफरेंस क्यों? बिकॉज यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है. तो 180 का फैक्टर्स करने के लिए बड़ा वैल्यू है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये सॉल्व कर लो. 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. तो इतने सारे फैक्टर्स आ गए. अपने को दो ही फैक्टर्स चाहिए, मतलब दो ही चाहिए कि जिसका प्रोडक्ट कितना हो 180 हो और उन दोनों वैल्यू का डिफरेंस कितना हो 3 हो, बिकॉज हमारा मिडिल टर्म 3 है. तो करने के लिए तो ऐसे देखो 2 2 जा 4 और बाकी का 3 3 जा 9 5 जा 45. तो 45 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा क्या? नहीं आएगा.
मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि गलत वाला भी बताऊंगा तभी जाके सही वाला समझ में आएगा कि ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको और भी देखेंगे। हम लोग मान लो, अब मेरे को तो आंसर पता है बट आपको समझाने के लिए, मान लो अब 3 वैल्यू ले लिया, 2 2 जा 4, 3 या 12 ले लिया, ठीक है, और नीचे के 2 वैल्यूज ले लिए, 3 5 जा 15, है ना। अब देखेंगे, अब चूंकि वैल्यूज जो गिवन लिए हमने इन्हीं से लिए हैं, तो इनका प्रोडक्ट तो 180 होगा, कंफर्म बात है, और इनका डिफरेंस 3 आएगा क्या, 12 और 15 का डिफरेंस 3 आएगा क्या, आएगा। 15 माइनस 12 3 होता है। अब हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हो सकता है नहीं आता, हो सकता है फिर 4 वैल्यू ऊपर के लेते हैं, एक वैल्यू नीचे के लेते हैं। तो ऐसे करके हम लोग चेंज करेंगे, और चेंज करके दो नंबर्स लेंगे जिसका प्रोडक्ट 180 हो और डिफरेंस कितना हो बेटा, मिडिल टर्म हो। यहाँ पे मिडिल टर्म 3 है, तो हमारा कितना आ गया आंसर, 15 और 12। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3 जहां पे लिखा है वहां पे लिखेंगे 15 माइनस 12। तो 15 माइनस 12 भी 3 होता है, और यहाँ भी 3 लिखा है, तो सेम टू सेम हो गया, बस खाली हमने फॉर्म चेंज कर दिया क्वेश्चन का। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे एज पर द रूल, 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, 15x और माइनस 12x। अब यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या है, 2 का मल्टीपल 15 तो है नहीं, है ना, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, बट x स्क्वायर यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 2x यहाँ बचेगा और यहाँ पे 15 बचेगा, है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2x है ना, x स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक x बाहर गया, एक x बचेगा, और यहाँ पे सिंगल ही x है तो पूरा बाहर चला गया, तो केवल 15 बचेगा। यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे x है बट यहाँ x नहीं, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, बट माइनस यहाँ पे है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। और ये 12 जो है ना, देखो 12 3 के टेबल में भी आता है और 90 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, बट वी हैव टू टेक द मैक्सिमम कॉमन। तो 3 से भी बड़ा कोई कॉमन है क्या, वो चेक करते हैं। 4 के टेबल में 12 आता है बट 90 नहीं आता है, फिर 5 तो लेंगे नहीं। 6 के टेबल में 12 आता है और 6 के टेबल में 90 भी आता है, मतलब 15 6 या 90, है ना, तो 6 ले सकते हैं। तो 6 से बड़ा कुछ होगा नहीं, आप देख लेना। तो -6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 6 2 जा 12, 2x एंड माइनस प्लस 15 क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। और मैंने बताया था कॉमन लेने का मतलब डिवीजन करना, तो डिवाइड करेंगे 6 में 12 से तो 2 आएगा, और 6 में 90 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अच्छा, आपने ये सारा चीज करेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज जो है ना बेटा सेम टू सेम मिल जाता है ऑटोमेटिकली। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से आप कर रहे हो और ये सारी चीजें करेक्ट किया है तो ये वैल्यूज आपको सेम टू सेम मिलनी है। अगर मिला सही नहीं मिला तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं हमने स्टेप में गलती की है, तो आप वापस आके इसको रीचेक कर लेना। अब 2x प्लस 15 है, 2x प्लस 15 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लें 2x प्लस 15, तो क्या बचेगा, इस जगह से बाहर आ गया 2x प्लस 15, तो यहाँ पे x बचेगा, और इस पूरी जगह से बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा -6, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारा दो फैक्टर्स मिल गया है इस इक्वेशन का, दो फैक्टर्स मिल गए। अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -15, सो 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -15 अपॉन 2। एक आंसर ये हो गया, एंड दूसरा आंसर क्या हो गया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। क्लियर है। अब चूंकि हमको पता है कि हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज x, तो नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में थोड़ी प्रोड्यूस होगा। आप कंपनी में काम करोगे तो आप जब सामान बनाओगे या तो नहीं बनाओगे, 0 एक भी आइटम प्रोड्यूस नहीं होगा, या तो 1 2 4 5 50 कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होगा ना, तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। नेगेटिव वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x इज इक्वल टू, तो लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे इज इक्वल टू 6। मैं ये बार नहीं लिखने वाला हूँ, ये सब चीजें बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं तुमको अभी स्टार्टिंग की वीडियोस है समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, बाद में मैं बता दूंगा आपको, जब आप अपने नोटबुक में लिखना तो ये पूरा प्रॉपर्ली लिखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे 6, एंड दूसरा क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 2x प्लस 3 है, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 × 6 + 3 दैट इज 12 + 3 15, है ना। तो 15, बहुत छोटा कंपनी है। एक तो आप सोचो कि पूरा दिन भर में 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वो भी 15 रुपए का, ठीक है। अब 90 रुपीज का आर्टिकल प्रोड्यूस करेगा तो उसके सैलरी कहाँ से देगा वो, बहुत टेंशन हो गया मेरे को सोच के। बट एनीवेज ये क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन बहुत पहले लिखे होंगे, तो 90 रुपीज की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती होगी, ठीक है। तो 15 रुपए उसका हो गया
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ये जो हो गया हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल वो 6। तो ये हो गया कंप्लीट। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी का। मैंने बताया था कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये केवल बेसिक्स होते हैं, ठीक है। ये एक बार आपका बेस बिल्डअप करने के लिए होता है। एक बार आपने बेस बिल्डअप कर लिया तो इसके बेसिस पे आपको आरडी शर्मा या फिर अच्छे बुक्स करने होंगे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ानी होगी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम करने होंगे ताकि आप एकदम से परफेक्ट हो जाओ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इक्वेशन को कैसे फ्रेम करते हैं, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग आरडी शर्मा से कर लेंगे। तो हम पहले एनसीईआरटी का सारा जितने भी चैप्टर्स है वो कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद में जब एक बार ये कंप्लीट हो जाए सीरीज हमारा, उसके बाद हम आरडी शर्मा के डिफिकल्ट सम्स करेंगे, एंड देन फिर एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट वगैरह होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सारा करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हम 2-2.5 घंटे के पेपर, 3 घंटे के पेपर को कैसे कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, वो सारा कुछ करने वाले हैं। बट पहला प्रोसेस क्या है कि आप उसको कॉन्सेप्ट को समझो, फिर जाके हम आरडी शर्मा अच्छे से कर पाएंगे। कहीं भी दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, मेरे को प्लीज बताओ कमेंट बॉक्स में। स्पीड को लेके कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वी विल ट्राई टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। कम्युनिकेशन दोनों साइड से होगा बच्चों, तो मजा आएगा। हम लोग क्लास के टीचर है, मतलब क्लासेस में पढ़ाया है बहुत सालों तक, है ना, 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो मजा आता है जब बच्चे सामने से बोलते हैं, बात करते हैं। इसलिए हम लोग जल्दी लाइव आने वाले हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जुड़ जाएंगे हमसे तो लाइव आना शुरू कर देंगे, तो कि ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और तब तक के लिए, जब तक हम लाइव नहीं आ रहे हैं, आपको जो भी दिक्कत है, जब भी जो भी परेशानी है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। एंड मेहनत करो। आई कैन एश्योर यू कि अगर आपने प्रैक्टिस किया ना तो आपको कंटेंट का कोई कमी नहीं मिलेगा। आप जो बोलोगे वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो आज के लिए बाय बाय, टाटा। अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग लेके आएंगे। चलो बाय, टेक केयर।